हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू लेकर के आया हूं, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और उसके अलावा भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एमसीक्यूज़ आपको इसके अलावा कहां से करने हैं। पहले ये 50 से 60 एमसीक्यूज़ हैं, इन्हें बहुत अच्छे से कर लीजिए। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप कहाँ से एमसीक्यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को मैच द कॉलम की, फिल इन द ब्लैंक्स की और उसके अलावा वन वर्ड्स की वीडियो भी मिलेगी। बट अभी मैं सिर्फ एमसीक्यू की वीडियो लेकर के आया हूँ और इसके अंदर अपन सॉल्व भी करेंगे। तो अगर आप लास्ट में वीडियो देखकर जाते हैं, सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो भी आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए से आपको एमसीक्यू याद हो जाएंगे, उसका लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो इसे लास्ट तक देखिएगा। अगर ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी भी हो जाती है तो भी आपके काम की ही रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पर पेन या मार्कर ले लेता हूँ। इसमें थोड़ा सा मुझे इसको ऐसा करना पड़ेगा, राइटिंग पैड को। तो यहाँ पर मैंने मार्कर ले लिया है। इसे हम जो है रेड पेन चूज़ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, व्हेन टू कंडक्टर्स आर ज्वाइन इन सीरीज़, जब दो कंडक्टर को सीरीज़ में ज्वाइन किया जाता है तो उनका क्या सेम रहता है, तो उनका चार्ज सेम रहता है। ये बात याद रखना, कभी भी दो कंडक्टर या दो रजिस्टर या कोई भी चीज़ सीरीज़ में ज्वाइन करेंगे अपन तो चार्ज सेम रहेगा या फिर करंट सेम रहेगा। नेक्स्ट, जब दो कंडक्टर को पैरेलल में ज्वाइन करते हैं तो उनका पोटेंशियल सेम रहता है। इस बात को याद रखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को इनफाइनाइट माना जाता है, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होती है उसकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका फॉर्मूला हो जाएगा ये, बी वाला आंसर है इसका, C = 1/μ0 ε0। वेव यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन, इसका आंसर आ जाएगा माइक्रोवेव, इसका आंसर माइक्रोवेव आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, हमें पता ही है फेराड होती है इसकी एसआई यूनिट। ओमिक रेजिस्टेंस कौन सा इसमें से बताना है हमें, तो ये 2-3 बार रिपीट हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपर वायर इसका आंसर आएगा। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, वो होता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हो सकता है कंडक्टर, कुछ भी नाम आ सकता है, इज कांस्टेंट व्हेन, एक मिनट, हाँ, इज कांस्टेंट व्हेन एयर बिटवीन प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा, एयर की जगह अगर अपन डाइलेक्ट्रिक कर दे तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, अगर कैपेसिटेंस इसका कांस्टेंट है तो, कैपेसिटर कांस्टेंट है तो। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, ये शायद नहीं, रिपीटेड नहीं है। स्फेरिकल कैपेसिटर जो है उसका जो है कैपेसिटेंस क्या आता है, तो इसका आंसर आता है 4πε0r, ये आंसर याद रखना। ये भी 2-3 बार रिपीट हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, मूविंग चार्ज से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीज़ें जो है मूविंग चार्ज से प्रोड्यूस होती है। सिर्फ जो है स्टेशनरी चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और मूविंग चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीज़ें इससे प्रोड्यूस होती है। इस बात को अपने को याद रखना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो ओम मीटर होती है। अगर इस तरह से का आंसर क्वेश्चन आ जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी इसकी उल्टी हो जाती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, द एंगल बिटवीन लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस से। लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये बात पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट सबसे पहले जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ये डिस्कवर किया था, हमें पता है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने देखा है, आपने पढ़ा होगा, तो ओरेस्टेड ने किया था। एडी करंट्स आर यूज्ड इन, एडी करंट्स जो यूज़ होता है वो मेकिंग गैल्वेनोमीटर डेड बेड बनाने के लिए यूज होता है एडी करंट। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर आता है तो हम उसका आंसर 1 लगाएंगे, और परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम आता है तो उसका आंसर 8.85 इंटू 10 टू दी पावर क्या बोलते हैं -12 लगाएंगे। इसके अलावा अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आ जाती तो वो वैल्यू भी यही होती है, इस बात को अपने को याद रखना है, जिसको परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम बोलते हैं। एयर और वैक्यूम दोनों में परमिटिविटी लगभग सेम होती है, इसलिए आंसर आ सकता है इसका। नेक्स्ट अगर आपका जो है क्वेश्चन आता है फॉर डिटेक्टिंग द करंट, अच्छा इधर आएंगे हम 18 के बाद 19 के ऊपर आएंगे, ठीक है, हाँ 18 के बाद 19 पे आएंगे। तो 19 क्वेश्चन ये है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो उसका आंसर याद रखना है अपने को 80 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड अपॉन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? लेंथ, डायमीटर, मास, किसी चीज़ पर भी डिपेंड नहीं करता, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक मिनट, थोड़ा सा ये अलग दिख रहा था, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पहले एक डायग्राम देख लो तो ये समझ में आ जाएगा आपको। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपने देखा होगा कि इस तरह से डायग्राम होता है, ये आई पीस होता है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। तो आई पीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस के मुकाबले में जो है बड़ी होती है। तो अगर इस तरह से आ जाए फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आई पीस के मुकाबले में क्या होगी, तो लेस देन आएगी। ये बात याद रखना है अपने को। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस तरह से आ जाए फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है, तो आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो मोर देन हो जाएगी ऑब्जेक्टिव के। यहाँ पे गलत हो गया है, ऑब्जेक्टिव लेंस, सॉरी, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और मोर देन आंसर आ जाएगा इसका। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आई पीस की फोकल लेंथ जो है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, जिसमें जो है ये आई पीस जो है छोटा रहता है ऑब्जेक्टिव के मुकाबले में। आई पीस छोटा रहता है, यानी उसकी फोकल लेंथ भी छोटी रहती है ऑब्जेक्टिव के मुकाबले में। तो इस ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है, अगर आई पीस की फोकल लेंथ की बात करें तो ऑब्जेक्टिव के मुकाबले में इसमें छोटी आएगी, तो लेस देन आएगी ऑब्जेक्टिव के मुकाबले में। इसको सुधार कर दे दिया जाएगा, इसकी पीडीएफ जब आपको मिलेगी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो होती है वो आई पीस के मुकाबले में मोर देन होती है, यानी कि बड़ी होती है। इस तरह के से जो है क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक दो बार पढ़ोगे, डायग्राम देखोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज अगर जो है दोनों चार्ज क्यू है और 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उनके मिड पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? तो इसको जब अपन कैलकुलेट करते हैं, इनके मिड पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो डबल हो जाएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस है। ये a डिस्टेंस है यहाँ पर, और यहाँ से भी a डिस्टेंस है, क्योंकि दोनों के बीच का 2a डिस्टेंस है, ठीक है। और दोनों चार्जेस सेम हैं, ठीक है, दोनों चार्जेस सेम है, उनके ऊपर चार्ज भी सेम है और उनके ऊपर जो है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो हम अगर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट v की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय a, ठीक है, और उसका डबल हो जाएगा 2q डिवाइडेड बाय a, और 2 से जब अपन इसको कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट a, इसका आंसर b आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर डायपोल की बात की जा रही है, एक प्लस चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो जीरो रहता है, इस बात को याद रखना। इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है, इसमें मैंने डाला नहीं, तो हो सकता है एडिटिंग में आपको, पीडीएफ एडिटिंग में आपको डालकर ये क्वेश्चन में दे दूँ, ठीक है। फॉर मेजरिंग द करंट इन द सर्किट, सर्किट में जब करंट को मेजर करते हैं, किस चीज़ से करते हैं अपन, तो एमीटर से मेजर किया जाता है। इस बात को याद रखना। बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहता है कि गैल्वेनोमीटर से मेजर करते हैं अपन, तो एमीटर से मेजर किया जाता है। गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है, मेजर करने के लिए काम नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं यहाँ पर 27 पर। तो डिटेक्टिंग द करंट, करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज होता है। मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर यूज होता है। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर कुछ देखना चाहूँगा कि वीडियो सही साथ चल रही है कि नहीं। आपका 2 सेकेंड का समय मांगूंगा मैं। जी, मेरे हिसाब से वीडियो तो सही चल रही है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एसी डायनामो होता है, जिसका जो है जनरेटर भी आ सकता है, जनरेटर भी आ सकता है एग्जाम में। डिवाइस जो कि कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, तो इसका आंसर डीसी मोटर आएगा या फिर एसी मोटर भी आ सकता है। इस बात को अपने को याद रखना है। ओजोनोस्फीयर जो होता है वो किस लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये अपना जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है वो उसको ओजोन लेयर जो होती है, ओजोनोस्फीयर जिसको अपन कहते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 5000 एंगस्ट्रॉम। इसकी मोमेंटम क्या होगा, इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा। मैं आपके सामने जो है फॉर्मूला रख देता हूँ। लेमडा इज इक्वल्स टू होता है h डिवाइडेड बाय एम वी, यानी कि h डिवाइडेड बाय p, p यानी कि मोमेंटम होता है। तो p इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, h डिवाइडेड बाय ये क्या बोलते हैं इसको, वेवलेंथ, ठीक है। तो h की वैल्यू होती है 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और उसके नीचे जो है ये 5000 एंगस्ट्रॉम है। इसको जब आप कैंसिल करोगे, मैं पूरी वैल्यू नहीं रख रहा हूँ ऑब्वियसली, जब इसको कैंसिल करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.32 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मैंने इसमें पावर वगैरह नहीं रखी, आप समझ सकते हैं टाइम की कमी की होने की वजह से। आपको फॉर्मूला बता दिया, अगर इसमें वैल्यू चेंज होकर भी आ जाती तो इस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंटम। उसके अलावा जो है वेवलेंथ भी पूछी जा सकती है मोमेंटम देकर,
ठीक है। एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पर जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, ये सेमीकंडक्टर है, तो 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर होते हैं, ये बात याद रखना है, 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर होंगे। नेक्स्ट चलें अगर हम, तो द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड का स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस क्या होगा? तो अभी एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, C = 4, मतलब अगर स्फेरिकल है तो 4πε0r इसका होता है। हमें रेडियस पता लगाना है, कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻⁶ और डिवाइडेड बाय 4πε0 और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9, तो 9 × 10⁻⁻6 जो है मीटर में आंसर आएगा इसका। और अगर अपन इसको जो है किलोमीटर में कन्वर्ट करें, एक मिनट, हाँ 10⁻⁻6 आ रहा है ना, तो 9 × 10⁻⁻6, अच्छा इसकी वैल्यू, एक मिनट मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है, 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁻9 होती है, और उसके साथ में 10⁻6 जुड़ा हुआ है, जिसको जब अपन कैंसिल करेंगे तो 10⁻3 बचेगी, जिसको अपन 9000 मीटर लिख सकते हैं, 9000 लिख सकते हैं मीटर में, और जब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। होपफुली समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट अगर बात करें अपन रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जो है एमीटर का जो रेजिस्टेंस माना जाता है वो 0 माना जाता है। आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको 0 मानते हैं। आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको इनफाइनाइट माना जाता है, ठीक है, लेकिन आइडियली होता है ये एक्चुअल में होता नहीं। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किसी का हो नहीं सकता, 0 भी नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो होता है, बट आइडियली ये माना जाता है, ठीक है। इंफ्रारेड रेज लाइज बिटवीन, इंफ्रारेड रेज जो है किन दो चीज़ों के बीच, किन दो रेज के बीच में लाए करती है? तो इंफ्रारेड रे जो है विजिबल और अल्ट्रावायलेट के बीच में जो है वो लाए करती है, इस बात को अपने को याद रखना है, ठीक है। नहीं, विजिबल अल्ट्रावायलेट नहीं, माइक्रोवेव और अल्ट्रावायलेट के बीच में जो है लाई करती है इंफ्रारेड। माइक्रोवेव आती है, फिर उसके बाद इंफ्रारेड आती है, फिर उसके बाद विजिबल आती है, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर, हाँ बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है, मैंने ग्रुप में भी, टेलीग्राम अपना जो ग्रुप है उसमें डाला था, तो बच्चों ने इसको पॉजिटिव चार्ज लगाया था, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये अनचार्ज होते हैं, इस बात को याद रखना है अपने को, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। या तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, क्यों नहीं होता है चार्ज, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, आप कहते हैं भाई उसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है तो उतने ही नेगेटिव चार्ज भी उसके अंदर होते हैं। होल्स जो है अलग से क्रिएट नहीं होते, होल्स इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो उन्हीं के ज़रिए से होल्स क्रिएट होते हैं, और दोनों को जब हम टोटली देखेंगे तो न्यूट्रल होता है, वो अनचार्ज होता है, तो इन दोनों का आंसर अनचार्ज आएगा। होपफुली आप समझ चुके होंगे। एटम क्या होता है? एटम भी अनचार्ज होता है, एटम ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, वो अनचार्ज होता है। अगर कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, उसको हम वहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस का एनर्जी इक्विवेलेंट क्या होता है? E = mc² से अपन निकाल सकते हैं। 1 ग्राम दिया हुआ, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, और C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, और 10⁸ का हो जाएगा 10⁻16, ठीक है। इससे ये कैंसिल करेंगे अपन तो पावर बचेगी आपकी यहाँ पर 13, तो 9 × 10⁻13 जूल इसका आंसर आ जाएगा। डिप्लीशन लेयर ऑफ पी-एन जंक्शन डायोड में क्या होते हैं? तो इमोबाइल आयंस होते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो कूलम मीटर होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता होगा, P = है ना, Q × 2L होता है, Q × 2L होता है, Q यानी कूलम और लेंथ मीटर, तो कूलम मीटर इसका आंसर आ गया है। वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.33 होती है, इस बात को याद रखना। और अगर ग्लास का पूछा जाए तो 1.5 होती है, नॉर्मल अगर क्राउन ग्लास की बात करें तो। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटोन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो नंबर ऑफ प्रोटोन जितने होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वही एटॉमिक नंबर होता है। वहीं अगर मास नंबर की बात करें या फिर एटॉमिक मास की बात करें तो वो नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रोटोन और न्यूट्रॉन को मिलाते हैं अगर अपन तो मास नंबर बनता है, मास नंबर बनता है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, और नंबर ऑफ प्रोटोन जो होते हैं ओनली वो जो है एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन,
एन टाइप सेमीकंडक्टर में होता क्या है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने आप लोगों को बता ही दिया था इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं उसके अंदर, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है और उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जो इम्प्योरिटी मिलाई जा रही है, पेंटावेलेंट, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं, इस बात को याद रखना है अपने को। नेक्स्ट अगर बात करें ज़्यादा नहीं है ये 50, 55, 60 से ज़्यादा नहीं होंगे, 50 वो 60 से नीचे ही है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसलिए जो है वीडियो को पूरी देखें, आखिरी में मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ भी दूंगा, इसमें ये भी बताऊँगा कि 5 मार्क्स आप किस तरह से ऑब्जेक्टिव के पक्के कर सकते हैं, 5 मार्क्स का जो चैप्टर है उसमें किस तरह से पक्के कर सकते हैं 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आप। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के जरिए से होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन यहाँ पर यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर होती है, इस बात को अपने को याद रखना है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, इस तरह से इसको लिखते हो, इस तरह से भी लिखा जा सकता है न्यूटन एम्पियर इनवर्स और मीटर इनवर्स, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट मिनिमम चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर मिनिमम चार्ज कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये होता है। सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो किन चीज़ पर डिपेंड नहीं करते हैं, तो सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, ये जो है क्या बोलते हैं करंट पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें आई नहीं आता है, बाकी नंबर ऑफ टर्न्स आते हैं, एरिया आता है, बाकी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो है करंट उसके फॉर्मूले में नहीं आता। म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस हो, या इस तरह से भी आ सकता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इस तरह से भी आ सकता है। ये किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये करंट पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है प्रोड्यूस की जाती है। लो ये खत्म हो गए, 55 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये 55 ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें से उम्मीद इस बात की है कि आपके जो 6 ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं, 6 MCQs आने वाले हैं, बेसिकली अगर MCQ की बात करें तो इन 55 में से लगभग अगर आपकी किस्मत खराब भी रही तो 5 ऑब्जेक्टिव्स यानी 5 MCQs रिपीट, और अगर अच्छी रही तो लगभग जो है 6 MCQ पूरे रिपीट हो जाएंगे, और मिनिमम अगर बहुत ही बुरी हालत देखें तो 4 MCQs तो रिपीट हो ही जाएंगे इसमें से। और इसमें इन MCQs में से फिल इन द ब्लैंक्स बनाकर भी आ सकते हैं, इन MCQs में से वन वर्ड्स बनाकर भी आ सकते हैं, तो वहाँ भी आप लोगों को इन MCQs का फ़ायदा मिल रहा है। बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम और आपका जो वन वर्ड्स वगैरह हैं, इनकी अलग से वीडियो भी आएगी, तो उसका इंतज़ार आप करिए। इंपॉर्टेंट टेबल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स चैप्टर जो है उसमें 5 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं इस बार, और 5 ऑब्जेक्टिव जो है इस टेबल में से, उन 5 में से 3 ऑब्जेक्टिव तो इस टेबल में से आपसे पूछा जाएगा। यानी गामा रेज के बारे में पूछा जा सकता है, उसकी वेवलेंथ रेंज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, डिस्कवरर कौन है, सोर्स क्या होता है, कहाँ से जो है इन्हें निकाला जा सकता है। ये मैच द कॉलम बन के स्ट्रॉन्ग चांसेस है इस बात के कि इस टेबल में से आप लोगों को 5 मैच द कॉलम बन के, या फिर हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर मैच द आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन में भी जो है इनमें से पूछे जाएँ। तो ये टेबल जो है अपने इसकी प्रिंट आउट निकाल कर या फिर इसकी फ़ोटोकॉपी कराकर आप लोग जो है अपने स्टडी रूम में से लगा लीजिए और इसे बार बार पढ़िए। एक बार बैठेंगे तो एकदम से याद नहीं होगा, बहुत सारा है ये, लेकिन बार बार जब आप पढ़ेंगे, इस पर नज़र डालेंगे, तो जो अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया ये, तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि इसमें से बार बार पूछा गया है कि भाई कौन सी रेंज जो है कहाँ लाए करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बताइए, उसकी जो है वेवलेंथ रेंज बताइए, ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये मैंने कहीं से, मतलब USS सेल्फ स्कोरर एक किताब होती है, उसके अंदर से मैंने जो है क्लास 12 के डायमेंशनल फार्मूलाज और यूनिट्स वगैरह किए हैं, तो ये तो बहुत कम है, इसके अलावा भी बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूलाज और यूनिट्स कहीं से आप निकाल लीजिए। और अगर मैं कहीं से निकाल पाया डायमेंशनल फार्मूलाज, यूनिट्स, या फिर उसका जो फार्मूला होता है वो, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर इसको मैं आप लोगों को जो है शेयर करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा और किन टॉपिक्स पर आप आगे वीडियो चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स करीब है, किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस चाहते हैं, आप लोगों के लिए जो है मैं कोशिश करूंगा कि अब हफ्ते में 2 वीडियोस डालूं, क्योंकि एग्जामिनेशन करीब है, या 2 से भी ज़्यादा डालने की कोशिश करूंगा। बेसिकली हफ्ते में एक वीडियो आप लोगों के लिए आ पा रही है, तो उसके लिए खेद करते हैं हम, क्योंकि आपको पता ही है
कि एग्जामिनेशन करीब है तो और ज़्यादा मैं बिजी हो गया हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए संडे के लिए वक्त निकाल ही लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।